औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद अरसलान एसएससीटी डिग्री कॉलेज के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अकाउंटिंग फॉर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो हमने अपना जो लास्ट लेक्चर नंबर 4 छोड़ा था, तो उसमें हमने आपके साथ हेड्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस किया था और हमने आपको ये बताया था कि बेसिकली ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये मेजर एलिमेंट्स हैं, ये 5 मेन फैमिलीज़ हैं जो पूरी की पूरी अकाउंटिंग को लुक आफ्टर करती हैं। उसका जो बर्डन है उसको इन्होंने अपने शोल्डर पे लिया हुआ है। तो अब स्टूडेंट्स, वो तो बेसिकली जनरल हेड्स है, तो अब उन हेड्स के अंदर जो जो अकाउंट्स आते हैं हम उनकी बात करेंगे। चूँकि स्टूडेंट्स बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं कि जो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहे होते, तो अभी हमने उनको यहाँ नहीं लिखा है, और जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे होते हैं उन अकाउंट्स को हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा याद रखिएगा, हमने आपको जो डेफिनेशंस बताई थी, उन डेफिनेशंस की बुनियाद के ऊपर आप तमाम के तमाम अकाउंट्स को जज कर सकते हैं कि किस अकाउंट की क्या नेचर है। तो जैसा कि हमने आपको बात की थी, सबसे पहले हमने जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्कस किया था वो हमने एसेट्स को डिस्कस किया था, और फिर हमने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स एसेट्स को भी फर्दर अगर हम कैटेगराइज कर दें तो ये 2 मेन कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक होती है करंट एसेट्स जिसे हम फिक्स और दूसरी होती है हमारी नॉन करंट एसेट्स। तो स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स हमारे पास क्या होते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो एसेट्स आपको विद इन सिंगल अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, या इन अदर वर्ड्स जिनकी लाइफ सिर्फ 1 साल की होती है या उससे कम होती है, वो तमाम के तमाम हमारे करंट एसेट्स का हिस्सा होते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं नॉन करंट एसेट्स की। तो नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं जो हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड फायदा देते हैं, यानी कि हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनकी इन अदर वर्ड्स जो लाइफ होती है वो 1 साल से ज़्यादा के अरसे तक होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि अब इन करंट एसेट्स में हमारे पास कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि हमारे करंट एसेट्स की कैटेगरी में लाया करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो अकाउंट है हमारे पास वो कैश होता है। तो अब कैश की भी 2 अक़साम होती है स्टूडेंट्स, एक वो कैश होता है जो आपके पास ऑन हैंड मौजूद होता है, जबकि एक वो कैश होता है जो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ होता है। तो दोनों की नेचर सेम है, किसी भी टाइम पे इन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनकी लिक्विडिटी की वजह से, इनकी अफादियत की वजह से इन दोनों एसेट्स को हम सबसे पहले रखते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये वो एसेट्स हैं आपके जिनसे आप दूसरे एसेट्स अक्वायर कर सकते हैं। तो बात समझ आती होगी स्टूडेंट्स कि कैश इन हैंड का मतलब ये है कि जो कैश हमारे पास इस वक्त भी मौजूद है, जबकि कैश एट बैंक का मतलब ये है कि आपका जो कैश जो बैंक में पड़ा हुआ है आपके अकाउंट के अंदर, वो कैश एट बैंक कहलाता है। इन दोनों की नेचर करंट एसेट की कहलाती है। फिर स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इन्वेंट्री की। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो डायग्राम हमने बनाई थी उसके अंदर भी हमने इन्वेंट्री को डिस्कस किया था। इन्वेंट्री को आप मर्चेंडाइज के नाम से भी जानते हैं और गुड्स के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि इन्वेंट्री आपका वो एसेट होते हैं जिसको आप खरीदो फरोख्त करके मुनाफा कमाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इसकी एक आपको मिसाल भी दी थी कि अगर हम बात करें एक फर्नीचर के हवाले से, फर्नीचर की शॉप के हवाले से, तो वो फर्नीचर जो उसका ऑफिस में रखा हुआ है वो उसका फर्नीचर ही कहलाएगा, लेकिन वो फर्नीचर जो उसने सेल करने की गर्ज से, मुनाफा कमाने की गर्ज से अपने स्टॉक रूम में रखा हुआ है, वो उसकी इन्वेंट्री कहलाएगी। इन अदर वर्ड्स मर्चेंडाइज कहलाएगी या गुड्स कहलाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब क्या है कि काबिले वसूली, यानी कि वो पैसे जो कि स्टूडेंट्स आपके किसी के ऊपर उधार हैं और वो आपने ले लेने, यानी कि जैसे हमने बात की कैश तो आपका वो एसेट है जो आपके पास आपकी पोजीशन में मौजूद है, और जबकि अकाउंट रिसीवेबल की बात करें तो ये आपका वो एसेट है जो आपका तो है लेकिन ये किसी और के पास मौजूद है, आपके पास की पोजीशन इस वक्त नहीं है, बट इन फ्यूचर यू विल बी रिसीविंग इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स हम सप्लाईज की। तो सप्लाईज क्या होती हैं? हर स्टेशनरी आइटम जो आपका मौजूद होता है वो तमाम का तमाम सप्लाईज का हिस्सा बनता है। मिसाल के तौर पे ऑफिस के प्रिंटर के पेपर्स की बात कर लें आप, इसके अलावा पेंसिल, मार्कर्स, रेजर, पेन, इन तमाम चीज़ों की बात कर लें, या आप
इंक पोर्ट्स की बात कर लें, वो तमाम के तमाम आपकी सप्लाईज का हिस्सा होते हैं। फिर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स प्रीपेड अकाउंट्स की। तो ये प्रीपेड अकाउंट्स क्या होते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम जितना भी खर्चा करते हैं अगर हम उस खर्चे की एडवांस पेमेंट कर दें वो हमारे प्रीपेड अकाउंट्स हो जाते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल हम आपको दे देते हैं कि स्टूडेंट्स आपने जो कोई जगह रेंट पे ली, एक्वायर की और आपने उसकी एडवांस पेमेंट की, तो ये आपका प्रीपेड अकाउंट कहलाएगा। यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने इन एडवांस पे कर दिए लेकिन वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए, वो आपके तमाम के तमाम प्रीपेड अकाउंट्स कहलाते हैं। इनकी मिसालें आप मुख्तलिफ ले सकते हैं। प्रीपेड अकाउंट्स ये जनरल टर्म है, हम इसको प्रीपेड सैलरीज के तौर पे भी देख सकते हैं, प्रीपेड रेंट के तौर पे भी देख सकते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। इंश्योरेंस सबसे बेहतरीन मिसाल है इस हवाले से कि इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस बेसिकली आप उसका प्रीमियम पहले पे कर देते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर टाइम जो कि आपका सेट हुआ है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स की हमने आपको डेफिनेशन बता दी थी, आपको बता दिया था कि नॉन करंट एसेट्स आपके वो होते हैं जो कि आपको एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड्स में फायदा दे रहे होते हैं। फिर हम आगे बात कर लेते हैं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल फर्नीचर की है। फर्नीचर आप एवरी ईयर रिप्लेस नहीं करते, आप जब उसको खरीद लेते हैं तो आप उसको काफी टाइम इस्तेमाल में रखते हैं। नॉर्मली यूजुअली 1 साल से ज्यादा का पीरियड होता है। लैंड की बात कर लेते हैं, जमीन जो कि आपके बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है, आपकी अपनी मिल्कियत के अंदर है, वो जमीन भी आपका नॉन करंट एसेट है। यानी कि आपकी मिल्कियत में होने से मुराद है कि आपके बिजनेस की मिल्कियत में है। फिर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग का मतलब यह है कि जो जमीन है, जमीन के ऊपर जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसको आप यूज कर रहे हैं वो आपकी बिल्डिंग कहलाती है। सिमिलरली हम मशीनरी की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो भी मशीनरी आपकी इस्तेमाल हो रही है, अगर आप किसी प्रोडक्शन रिलेटेड बिजनेस के अंदर मौजूद हैं तो वो जो मशीनरी वहां इस्तेमाल हो रही है और वो आपकी अपनी मिल्कियत में, आपके बिजनेस की मिल्कियत में, वो मशीनरी आपका नॉन करंट एसेट है। और फिर स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं इक्विपमेंट की। तो इक्विपमेंट हर वो इक्विपमेंट यानी कि ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला, जैसा कि आपका टाइपराइटर हो गया, जैसा कि आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, या आपका लैपटॉप हो गया, या पीसी हो गया, जो डेस्कटॉप आपके ऑफिस में मौजूद है, वो तमाम का तमाम ऑफिस इक्विपमेंट में आता है। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल की बात कर लेते हैं। तो आपके बिजनेस की मिल्कियत में जो ऑटोमोबाइल मौजूद है या वैन्स मौजूद हैं वो तमाम की तमाम ऑटोमोबाइल कहलाती हैं। इसकी मिसाल ट्रक की भी हो सकती है, इसकी मिसाल आपकी कंपनी के पूल की कार की भी हो सकती है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स लायबिलिटीज की बात कर लेते हैं। तो लायबिलिटीज भी हमारी 2 हिस्सों में ही तकसीम हो जाती हैं, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। तो जो करंट लायबिलिटीज होती हैं वो लायबिलिटीज जिनको हमें 1 साल की मुद्दत के अंदर अंदर पेमेंट करनी है वो हमारी तमाम की तमाम करंट लायबिलिटीज होती हैं। जबकि नॉन करंट लायबिलिटीज की जो लाइफ होती है, जो ड्यूरेशन होता है, वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये बात भी आपकी समझ आई होगी। फिर बात कर लेते हैं कि करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहां लिखा अकाउंट पेबल, ये एक जनरल हेड भी है। अकाउंट पेबल यानी कि पेबल का मतलब वाजिबुल अदा, आप अपनी यूटिलिटीज के बिल के ऊपर भी देखते हैं ये वर्ड। तो ये वर्ड बेसिकली आपको बताता है कि आपने जो एक्सपेंस था वो कर लिया है, अब आपको उसकी पेमेंट करनी है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं बात आपकी समझ आई होगी। अकाउंट्स पेबल से मुराद यह है कि आपके ऊपर वो कर्जा है और आपने उसको विद इन सिंगल अकाउंटिंग पीरियड पे ऑफ करना है। सैलरीज पेबल की बात कर लेते हैं। वो सैलरीज वो जो एम्प्लॉयज हैं आपके, इनसे आप सर्विसेज ले चुके हैं बट स्टिल आपने उनको अभी पेमेंट नहीं की, तो ये आपकी सैलरीज पेबल है। इसको हम अनपेड सैलरीज भी कह सकते हैं, एक्रूड सैलरीज भी कह सकते हैं, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज का वर्ड भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इन तमाम का मतलब आपकी करंट लायबिलिटी ही होगा। इसी तरीके से बात कर लेते हैं यूटिलिटीज पेबल। अभी जो हमने आपको मिसाल दी कि आपके बिजनेस के जो पानी के, बिजली के, टेलीफोन के जो बिल्स होते हैं, गैस के बिल्स होते हैं, वो तमाम के तमाम आपके यूटिलिटीज कहलाते हैं। तो आपने जब तक उन
बिल्स की पेमेंट नहीं की, वो तब तक आपके बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी के तौर पे मौजूद रहेंगे, तो वो यूटिलिटीज पेएबल कहलाते हैं। इसी तरीके से बात कर लेते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर को हम अनअर्न्ड इनकम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वो इनकम जो हमने ले तो लिए, पैसे तो रिसीव कर लिए, बट स्टिल हमने अभी तक अपनी सर्विसेज रेंडर नहीं की। तो जब तक हमने अपने कस्टमर्स को सर्विसेज नहीं दी तो उसकी तरफ से रिसीव किया हुआ पैसा वो हमारे ऊपर कर्जा है, लायबिलिटी की हैसियत रखता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट की बात कर लेते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली एक फैसिलिटी होती है जो बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट सेक्टर में, कि वो आपको एक लिमिट सैंक्शन कर देते हैं और किसी कोलेटरल की बेसिस के ऊपर ही एक करी जाती है, और फिर आप उस पैसे को बवक्त जरूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितना इस्तेमाल शुदा पैसा है उस पैसे के ऊपर आपको उनको इसकी कॉस्ट लेनी पड़ती है जो कि इंटरेस्ट कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपकी समझ आया होगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये फैसिलिटी आप कब अवेल कर सकते हैं? जब आपने फैसिलिटी अवेल कर ली तो आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट की जो अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं अपने बिजनेस का, उस अकाउंट में जब बैलेंस जीरो हो जाएगा देन यू कैन अवेल दिस फैसिलिटी, अगर आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वहां मौजूद है। तो जितना भी पैसा उसके ऊपर आप निकालेंगे, इसकी मिसाल दे देते हैं कि आपके अकाउंट में जो 10,000 रुपए मौजूद थे, आपने जो फैसिलिटी ले रखी थी 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट भी आपको सैंक्शन की गई थी, और उस बुनियाद के ऊपर आपने जब एक चेक ड्रॉ किया और अपने सप्लायर को वो चेक हैंड ओवर किया, और वो सप्लायर जब बैंक में वो चेक लेकर दाखिल हुआ तो उसको उसकी पेमेंट हो गई। उसूली तौर पे तो ये आपका चेक डिसऑनर्ड हो जाना चाहिए था, रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, इन केस के अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं होती। चूंकि आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट की 5,000 रुपए भी मौजूद थे, तो 10,000 रुपए तो पहले आपके अकाउंट में मौजूद, आपका जो एसेट के तौर पे मौजूद था वो खत्म होंगे, और 2,000 रुपए आपके ऊपर बैंक का कर्जा चढ़ जाएगा जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट की सूरत इख्तियार करेगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। इसी तरीके से बात कर लेते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हम देखते हैं लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि जिनकी मुद्दत 1 साल से ज्यादा होती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो फाइनेंसिंग होती है, कार फाइनेंसिंग, इसकी सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है। तो ये तमाम के तमाम आपके लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। अब आते हैं अपनी ऑनर्स इक्विटी की तरफ। ऑनर्स इक्विटी का मतलब होता है मालिक का पैसा, यानी कि मालिक के जो पैसे की सोर्सेज हैं वो दो हैं। एक सोर्स जो कैपिटल कहलाती है, या जो उसने जो जमा किया हुआ था उसने एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, उसने जो भी इन्वेस्टमेंट की या टाइम टू टाइम वो अपने घर से लाता रहा, वो कैपिटल कहलाता है। और रिजर्व्स कौन से होते हैं? रिजर्व्स आप जनरेट करते हैं, यानी कि इट्स लाइक कमेटी, जो आप सेविंग्स होती हैं, आप बिजनेस के ही जो प्रॉफिट अकाउंट होता है उसमें से एक पोर्शन जनरेट कर देते हैं रिजर्व्स का, और ये रिजर्व्स आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपकी मदद करते हैं। सच एज कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मशीनरी खरीदनी है, इसको रिप्लेस करना है, तो ये रिजर्व्स वहां काम आते हैं। बिल्डिंग की एक्सटेंशन का काम करना है, ये रिजर्व्स वहां काम आते हैं। और किसी कंटीजेंसी को आपने फाइनेंस करना है तो वो रिजर्व्स भी वहां काम आते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी स्टूडेंट्स आपकी समझ आई होगी। फिर बात करते हैं रिटेन अर्निंग की। तो रिटेन अर्निंग अपने नाम से जाहिर है, रिटेन का मतलब रोकना, अर्निंग का मतलब कमाई, तो जमा शुदा मुनाफा या रोकी हुई कमाई हम इसको कह सकते हैं। तो रिटेन अर्निंग भी बेसिकली मालिक का ही पैसा होता है, और ये कहां से आता है? तो जो प्रॉफिट आपने अर्न किया और आपने उसको अपने बिजनेस से ड्रॉ नहीं किया, तो वो जितना भी प्रॉफिट आपका जमा होता जाएगा वो आपके रिटेन अर्निंग के अकाउंट में होता जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। तो और एक बात और याद रखनी है आपने कि अगर हम इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं किसी सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि वहां जो कैपिटल होता है वो ऑनर्स इक्विटी के मानों में ही लिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी मुनाफा एक ताजिर कमाता है वो अल्टीमेटली उसकी मिल्कियत का हिस्सा बन जाता है अगर उसने उसको ट्रांसफर किया
अपने कैपिटल अकाउंट में तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, और अगर लॉस की वजह से उसका इंपैक्ट अगर ट्रांसफर करेगा अपने कैपिटल के ऊपर तो उसके कैपिटल में कमी आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.